क्या आप जानते हैं कि सफल लोग हमेशा एक खास तरीके से सोचते और काम करते हैं। उनकी कुछ आदतें होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यह किताब आपके लिए एक गाइड हो सकती है। स्टीफन कोवी की यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत या समझदारी से नहीं मिलती, बल्कि हमारी आदतों और सोच से मिलती है। इस किताब में हमें वो 7 आदतें मिलती हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकती हैं। ये आदतें न सिर्फ आपके काम में मदद करती हैं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं सफल लोगों की उन 7 आदतों से जो आपके जीवन में खुशियां और सफलता ला सकती हैं। चैप्टर 1, प्रोएक्टिव बने। स्टीफन कोवी ने पहले चैप्टर में प्रोएक्टिव बने पर गहरा ध्यान दिया है। इस चैप्टर का मूल संदेश है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उसे अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। यह आदत जीवन में सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव है। क्या है प्रोएक्टिव होना? प्रोएक्टिव का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में एक सक्रिय रवैया अपनाएं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के फैसले खुद लेने होते हैं, न कि परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर रहना। इसका उल्टा है रिएक्टिव होना, जिसमें हम अपने जीवन को बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार के हिसाब से चलने देते हैं। प्रोएक्टिव सोच रखने वाले लोग हमेशा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग हमेशा बाहरी परिस्थितियों और लोगों पर अपनी स्थिति का जिम्मेदार ठहराते हैं। कोवे ने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों की भाषा पर भी जोर दिया है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी भाषाओं में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं यह बदल सकता हूँ, मेरे पास विकल्प है। वहीं रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भाषा में अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे यह मेरे साथ हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, यह मेरी किस्मत है, यह मेरी मजबूरी है। प्रोएक्टिव बनने के लाभ। पहला, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि आप खुद को और अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। सेकंड, समस्याओं का समाधान खोजने में आसानी होती है। प्रोएक्टिव लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं और समाधान खोजने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। थर्ड, लंबी अवधि में सफलता प्राप्त होती है। प्रोएक्टिवता आपके जीवन में लगातार सुधार लाती है और सफलता की राह पर आपको प्रेरित करती है। फोर्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। मान लीजिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप नियमित व्यायाम शुरू करेंगे और अपनी डाइट में सुधार करेंगे। लेकिन अगर आप रिएक्टिव हैं तो आप केवल बीमारी होने का इंतजार करेंगे और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। फिफ्थ, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो आप पहले से ही अपने दिन का प्लान करेंगे ताकि आप कामों को समय पर पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप रिएक्टिव हैं तो आप हर दिन अपने कामों को इधर उधर करेंगे और आखिरी वक्त में काम को लेकर भागदौड़ करेंगे। प्रोएक्टिव सोच को अपनाने के लिए क्या करें? पहला, अपनी जिम्मेदारी समझें। सबसे पहले यह समझें कि आपके जीवन में हर चीज के लिए आप जिम्मेदार हैं। चाहे वह आपकी सेहत हो, आपका करियर हो या आपके रिश्ते, सब कुछ आपके हाथ में होता है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। दूसरा, फिल्टर का इस्तेमाल करें। कोवी ने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न का सिद्धांत बताया है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वह चीजें हैं जिन पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारी आदतें, हमारा काम। वहीं सर्कल ऑफ कंसर्न वह चीजें हैं जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं है, जैसे दुनिया की राजनीति, दूसरे लोगों के निर्णय आदि। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा और समय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं, यानी उन चीजों में जिन पर वे नियंत्रण पा सकते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न पर ध्यान देते हैं, जो उनके नियंत्रण से बाहर है। तीसरा, नकारात्मक विचारों को बदलें। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब हम नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं तो हम खुद को आत्मसंकोच में डाल लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी सोच को सकारात्मक और समाधान पर केंद्रित रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी यह काम कर नहीं पाऊंगा, तो यह एक रिएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिव सोच कहेगी, मैं इस चुनौती का सामना करूंगा और इसे पूरा करने के लिए कदम उठाऊंगा। आप क्या कर सकते हैं? आज से ही छोटी छोटी आदतें बदलें। अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें और अपने जीवन में जिम्मेदारी लें। अपनी सोच को प्रोएक्टिव बनाएं।
अगर कोई समस्या सामने आए तो उसे सुधारने के तरीके सोचें, ना कि सिर्फ दूसरों या परिस्थितियों को दोष दें। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान केंद्रित करें। उन चीजों को सुधारने की कोशिश करें जिन पर आपका नियंत्रण है। इस पहले चैप्टर से यह स्पष्ट होता है कि प्रोएक्टिव बनने से हम अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यह आदत हमें अपने जीवन में नियंत्रण और संतुलन लाने में मदद करती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे अंत में सोचें। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप अपनी जिंदगी के अंत को सोच समझकर बेहतर बना सकते हैं? चैप्टर 2, अंत में सोचें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत में सोचें का मतलब है कि हमें अपने जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य तय करना चाहिए और उस दिशा में काम करते हुए हर कार्य को अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य से जोड़कर देखना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, तो हमारे फैसले अधिक सशक्त और प्रेरित होंगे। कोवे का मानना है कि बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के जीने से हमारा जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों को इस तरह से ढालना चाहिए कि वे हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुरूप हों। इस चैप्टर में कोवी ने हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण या पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की भी सलाह दी है। यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके जीवन के उद्देश्यों, मूल्यों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, तो आप अपने फैसलों, कार्यों और लक्ष्यों को उस दृष्टिकोण के आधार पर मार्गदर्शित कर सकते हैं। कोवे ने खुद का उदाहरण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को इस प्रकार लिखते थे। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो अपने परिवार और समाज के लिए योगदान दे सके, जो ईमानदारी से काम करता है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सभी से अच्छा बर्ताव करता है। यह मिशन स्टेटमेंट उनकी प्राथमिकताओं और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। कोवे ने इसे आपके जीवन का संविधान कहा है, जो आपके जीवन की दिशा और लक्ष्य को स्थापित करने में मदद करता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे आपका परिवार, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य। एक वसीयत बनाने का विचार। कोवी ने यह भी कहा कि हमें अपने जीवन के अंत में एक वसीयत के बारे में सोचना चाहिए, यानी लोग हमें कैसे याद करेंगे, हमारा जीवन कैसा प्रभाव छोड़ने वाला होगा, क्या हमारी प्राथमिकताएं और निर्णय दूसरों के लिए प्रेरणादायक और सकारात्मक थे। यह विचार न केवल हमारे जीवन को प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें हर रोज अपने कार्यों को इस सोच के साथ करने के लिए प्रेरित करता है कि हम आने वाली पीढ़ी पर कैसा असर छोड़ना चाहते हैं। अब जब आप अपने जीवन के उद्देश्य और दृष्टिकोण के बारे में सोच चुके हैं, तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाने होंगे। चैप्टर 3, प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। अगर हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देने की कला सीखनी होगी। प्राथमिकताएं पहले रखना का मतलब है कि हमें सबसे पहले वही काम करने चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना होगा और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारी जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करें। हम जितना ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे, उतना ही हमारी जिंदगी में सफलता और संतुष्टि आएगी। कोवे ने इस चैप्टर में एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया है, जो यह बताता है कि हमारे समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। यह मैट्रिक्स 4 हिस्सों में बटा होता है। क्वाड्रेंट 1, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। ये वे काम हैं जो तुरंत करने होते हैं, जैसे किसी आपात स्थिति से निपटना, किसी बीमारी का इलाज करना या किसी जरूरी काम को अंतिम समय पर पूरा करना। क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। ये वे काम हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना, शिक्षा प्राप्त करना और परिवार के साथ समय बिताना। ये काम अर्जेंट नहीं होते, लेकिन इनकी वजह से हम भविष्य में सफल होते हैं। क्वाड्रेंट 3, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। ये वे काम हैं जो अर्जेंट होते हैं, जैसे दूसरों के फोन कॉल्स का जवाब देना या किसी ऐसे काम में शामिल होना जो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्वाड्रेंट 4, इंपॉर्टेंट नहीं और अर्जेंट भी नहीं। ये वे काम हैं जो ना तो महत्वपूर्ण होते हैं ना अर्जेंट, जैसे समय बर्बाद करना, टीवी देखना, सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताना आदि। प्राथमिकताएं पहले रखने का मतलब है कि हमें क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, में काम करने की आदत डालनी चाहिए।
क्योंकि यही काम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने में मदद करते हैं। जब हम क्वाड्रेंट 2 में समय बिताते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझते हैं। यह हमें जीवन में शांति और संतुष्टि देता है, क्योंकि हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं जो हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं प्राथमिकताओं को कैसे निर्धारित करें। फर्स्ट, आपके लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने उद्देश्यों को समझ लेते हैं तो आप अपने समय को उस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका उद्देश्य है कि आप एक अच्छे लेखक बने, तो आपको रोज लिखने के लिए समय निकालना होगा। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सेकंड, क्या काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यह पहचानना जरूरी है कि क्या काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या काम अर्जेंट रूप से किए जाने वाले हैं। जिन कार्यों से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं उन्हें प्राथमिकता दें। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका लक्ष्य एक अच्छा और समझदार माता पिता बनना है, तो अपने बच्चों के साथ समय बिताना, उनका मार्गदर्शन करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। थर्ड, समय का सही उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपना समय उन कार्यों में खर्च करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि आप समय को सही मैनेज करते हैं तो आप अपने परिवार, करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकाल सकते हैं। और यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो आप इन सभी क्षेत्रों में असंतुष्ट महसूस करेंगे। अब जब आपने प्राथमिकताओं को सही तरीके से पहचान लिया है, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप अपनी टीम या परिवार के साथ मिलकर यह आदतें और सिद्धांत प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विन विन सोचें, थिंक विन विन। क्या यह आदत आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में दूसरों के साथ सफल साझेदारी बनाने में मदद कर सकती है? आइए जानते हैं। चैप्टर 4, विन विन सोचें, थिंक विन विन। स्टीफन कोवी का 4th चैप्टर विन विन सोचे में यह बताया गया है कि सफल और प्रभावी रिश्तों और साझेदारियों के लिए हमें एक ऐसी मानसिकता अपनानी चाहिए जो न केवल हमारी बल्कि दूसरों की भी जीत को प्राथमिकता दे। ऑथर ने इसे एक समान रूप से लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया है, यानी एक ऐसा दृष्टिकोण जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। विन विन का मतलब यह है कि हम सिर्फ अपनी ही जीत की ना सोचें, बल्कि हम दूसरों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिसमें वे भी जीत सके। इस सोच के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि जीवन में हर एक व्यक्ति को सफलता और खुशी का हक है, और हम जितना दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं उतना ही हम अपनी सफलता को बढ़ाते हैं। ऑथर ने बताया कि इस मानसिकता को अपनाने से न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर रिश्ते बनते हैं, बल्कि इससे हमें अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऑथर ने 3 प्रमुख प्रकार के सोच के मॉडल बताए हैं। पहला, विन लूज। यह वह मानसिकता है जिसमें एक पक्ष जीतता है जबकि दूसरा हारता है। यह एक शासक आधारित मानसिकता होती है जिसमें लोग अपनी जीत के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह मानसिकता अधिकतर प्रतिस्पर्धी और स्वार्थी लोगों में देखी जाती है। दूसरा, लूज विन। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं और जरूरतों को त्याग कर दूसरों को जीतने का मौका देता है, लेकिन खुद हार जाता है। यह मानसिकता आमतौर पर कमजोर व्यक्तित्व वाले लोग अपनाते हैं, जो दूसरों के सामने अपने विचार और जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, परिवार में एक सदस्य हमेशा अपनी इच्छाओं को नकारते हुए दूसरों की इच्छाओं को प्राथमिकता देता है, भले ही वह खुद असंतुष्ट रहता हो। तीसरा, विन विन। इस मानसिकता में दोनों पक्ष एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक समाधान पर पहुंचते हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है। यह सबसे स्थिर और प्रभावी मानसिकता है जो रिश्तों में संतुलन और समृद्धि लाती है। उदाहरण के तौर पर, 2 कंपनियां एक साझेदारी करती हैं जिसमें दोनों कंपनियां अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती हैं और एक दूसरे की मदद से प्रगति करती हैं। विन विन सोच को लागू कैसे करें? स्टीफन कोवी ने विन विन सोच को लागू करने के लिए हमें अपनी सोच में कुछ बदलाव करने की सलाह दी है। इसके लिए हमें अपनी और दूसरों की जरूरतों का सम्मान करना होता है। इसे सरल भाषा में समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। जब हम यह सोचते हैं कि सबको जीतने का मौका मिल सकता है, तो हमारी सोच बदल जाती है। इसका मतलब है कि हम जीवन को ऐसे देखें कि अगर एक व्यक्ति जीत रहा है, तो दूसरा भी कुछ न कुछ पा सकता है। हम मुश्किल हालात को भी दूसरों की सफलता के लिए एक मौका मानने लगते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपनी ही जीत की सोचें। दूसरा, मूल्यों और जरूरतों को समझें।
अगर हमें किसी भी रिश्ते में सफल होना है तो हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाले की क्या ज़रूरतें और मूल्य हैं। इसका मतलब है हम सामने वाले की स्थिति को समझें और उनके दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें। इससे हम एक ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। उदाहरण के तौर पर, अगर एक परिवार में दो लोग किसी चीज को लेकर बहस कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे की सोच को समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति का उद्देश्य शायद पैसा बचाना हो, जबकि दूसरे का उद्देश्य आरामदायक जीवन जीना हो। अगर दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझे तो एक ऐसा हल निकाल सकते हैं जो दोनों के लिए सही हो। तीसरा, सहयोग की मानसिकता अपनाएं। विन विन सोच का मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग करना है। इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि दोनों पक्ष जीत सके। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम दोनों के लिए फायदे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो विन विन सोच का मतलब है कि हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जीत को भी अहमियत देते हैं। जब हम अपनी सोच में यह बदलाव लाते हैं तो हम ज्यादा सकारात्मक और सहयोगी बनते हैं, और इस तरह हर स्थिति में सभी की जीत संभव होती है। ऑथर ने व्यावसायिक और पारिवारिक रिश्तों में भी विन विन मानसिकता को लागू करने के महत्व को बताया है। जब हम अपने सहयोगियों, टीम के सदस्यों या परिवार के लोगों के साथ विन विन दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम उन्हें न केवल अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि हम उनके साथ मिलकर अच्छा काम करते हुए सफलता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कंपनी में अगर मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को सही तरह से प्रेरित करता है और उनके प्रयासों को मान्यता देता है, तो कर्मचारी अपने काम में और बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जो अंततः कंपनी की सफलता में योगदान करता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सफल और प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी बात कौन सी है। चैप्टर 5, पहले समझें फिर समझाएं। स्टीफन कोवी का 5वां चैप्टर पहले समझें फिर समझाएं इस बात पर जोर देता है कि सफल और प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पहले हम सामने वाले को पूरी तरह समझें, फिर अपनी बात रखें। बहुत बार हम बात करने से पहले ही यह सोचते हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन कोवी कहते हैं कि अगर हम पहले दूसरे की बात सुनते हैं और समझते हैं तो हमें सही तरीके से संवाद करने में आसानी होती है। कोवी ने बताया कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम अक्सर अपनी सोच, विचार और राय में इतने व्यस्त होते हैं कि सामने वाले की पूरी बात समझने का समय नहीं देते। हम बस जल्दी से अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन जब हम पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो हमें उनके दृष्टिकोण का पता चलता है और हम बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। कोवे ने एम्पैथेटिक लिसनिंग का उल्लेख किया है, जिसका मतलब है कि हम न सिर्फ शब्दों को सुनते हैं बल्कि सामने वाले की भावनाओं, दृष्टिकोण और संदर्भ को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सुनने की प्रक्रिया में नहीं रहते, बल्कि दिल से समझने की कोशिश करते हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि हम उनकी बातों का सम्मान कर रहे हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग का तरीका। फर्स्ट, पूरी तरह से सुनना। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम उनके शब्दों और भावनाओं को बिना किसी बाधा के सुने। यह तरीका हमें सामने वाले की पूरी बात समझने में मदद करता है। सेकंड, बिना कूदे सवाल पूछें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बिना तुरंत अपनी राय देने के हम सवाल पूछ सकते हैं। इससे सामने वाला समझता है कि हम उनकी पूरी बात समझना चाहते हैं। तीसरा, नाराजगी या आलोचना से बचें। सुनते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम सामने वाले की बातों की आलोचना या निंदा ना करें। अगर हम आलोचना नहीं करते और सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति खुलकर अपनी बात रख पाता है। अब जब हमने सामने वाले को समझ लिया तो अगला कदम है अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सामने रखना। कोवे का कहना है कि जब हम अपनी बात स्पष्ट और समझदारी से रखते हैं तो सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझता है। यह स्थिति विन विन को बढ़ावा देती है, क्योंकि हम दोनों की जरूरतों और विचारों का ध्यान रखते हुए समाधान पर पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए एक परिवार में माता पिता और बच्चे के बीच कोई समस्या चल रही है। अगर माता पिता पहले बच्चे की पूरी बात सुने और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो बच्चे को लगता है कि वे समझे गए हैं, और इसके बाद जब माता पिता अपनी बात रखेंगे तो बच्चा भी उन्हें समझने के लिए तैयार होता है। वैसे ही एक टीम में अगर कोई सदस्य अपनी राय दे रहा है और बाकी टीम उसे सुनने के बजाय अपनी बातों को थोपने लगे तो यह समस्या पैदा करता है। लेकिन अगर हर सदस्य एक दूसरे को सही तरीके से समझे और फिर अपनी राय दे तो टीम बेहतर निर्णय ले सकती है और ज्यादा सहयोगी वातावरण बना सकती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पहले उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर अपनी बात रखनी चाहिए।
एम्पैथेटिक लिसनिंग से हम न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेशन करते हैं, बल्कि रिश्तों में भी मजबूत समझ और विश्वास पैदा करते हैं। यह आदत हमें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा प्रभावी बना सकती है। अब क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप अपनी बातचीत को और प्रभावी बना सकते हैं, ताकि दूसरों के साथ और भी गहरे संबंध बना सके? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सिनर्जाइज की, कि सहयोग के द्वारा हम अद्भुत परिणाम कैसे हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, सिनर्जाइज, सहयोग पैदा करें। स्टीफन कोवी का छठा चैप्टर सहयोग पैदा करें, सिनर्जाइज पर केंद्रित है, जिसमें वह बताते हैं कि अगर हम अपनी ताकत और संसाधनों को दूसरों के साथ मिलकर काम करें तो हम अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिनर्जाइज का मतलब है दो या दो से अधिक चीजों का मिलकर एक नया रूप बनाना। इस सोच को अपनाने से हम अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को जोड़कर किसी भी चुनौती का हल अधिक प्रभावी तरीके से निकाल सकते हैं। कोवे बताते हैं कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो न केवल हम अपनी कमजोरियों को कम करते हैं, बल्कि दूसरों की ताकत का भी लाभ उठा सकते हैं। सिनर्जाइज का मतलब है हम जो अकेले नहीं कर सकते वह दूसरों के साथ मिलकर कर सकते हैं। जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम खुद से कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। सहयोग करने के तरीके। पहला, विविधता का सम्मान करें। कोवे कहते हैं कि जब हम विभिन्न पृष्ठभूमियों, विचारों और दृष्टिकोणों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम नए, रचनात्मक और अधिक प्रभावी समाधानों तक पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया में सभी की सोच और विचार महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण कुछ नया और मूल्यवान हो सकता है। दूसरा, खुली सोच अपनाएं। हम सभी के पास अपनी सोच होती है, लेकिन हमें कभी-कभी यह स्वीकार करना चाहिए कि हम हमेशा सही नहीं हो सकते। हम खुले मन से दूसरों के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं तो हम अपने दृष्टिकोण को सुधार सकते हैं और अच्छे परिणाम पा सकते हैं। तीसरा, समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करें। कोवे का कहना है कि जब हम टीम के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें समस्याओं के लिए सिर्फ एक समाधान नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि कई संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। टीम के विभिन्न दृष्टिकोणों से हम बेहतर और रचनात्मक हल पा सकते हैं। सहयोग से मिलने वाले फायदे। कोवे का कहना है कि जब हम सहयोगी मानसिकता अपनाते हैं तो हम न केवल अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सहयोग से टीम भावना पैदा होती है, जिससे हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है और कार्यों को बेहतर तरीके से करता है। सिनर्जाइज की आदत को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना होगा। हमें अपनी ताकत और दूसरों की ताकत का मेल करके काम करना होता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी ताकत से कहीं अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम जब अपनी और दूसरों की ताकत को जोड़ते हैं तो हम नए और बेहतर समाधान पा सकते हैं। यह आदत हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें टीम वर्क के महत्व को समझाती है। यह जानने के लिए कि कैसे आप अपनी लीडरशिप और व्यक्तिगत प्रभाव को और भी मजबूत बना सकते हैं, अगले चैप्टर में हम ध्यान और आत्म अनुशासन के बारे में बात करेंगे। कैसे आत्म देखभाल से आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 7, आरी को तेज करो, शार्पन द सॉ। स्टीफन कोवी का सातवां और अंतिम चैप्टर आरी को तेज करो पर केंद्रित है। इस चैप्टर में कोवी ने बताया कि हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमता को लगातार सुधारते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी क्षमता से जीवन जी सकें और लंबे समय तक सफल और संतुष्ट रह सकें। आरी को तेज करना का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना और समय समय पर उसे फिर से संजीवित करना। ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक आरी से लकड़ी काटनी हो तो उसे बीच बीच में तेज करना पड़ता है। यदि आरी तेज नहीं होगी तो लकड़ी काटने में समय लगेगा और काम कठिन होगा। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते तो हमारी उत्पादकता और खुशहाली घट जाती है। कोवे ने 4 प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा की है जिनमें हमें आरी को तेज करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, शारीरिक देखभाल। शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त नींद और आराम की जरूरत होती है। यदि हम अपने शरीर की सही तरीके से देखभाल नहीं करते तो हम जल्दी थक जाएंगे, हमारी ऊर्जा कम होगी और हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड, मानसिक देखभाल। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है अपनी सोच को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखना। यह किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने और अपने विचारों को स्पष्ट बनाए रखने से संभव है। जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं,
और हमारी सोच अधिक रचनात्मक होती है। थर्ड, भावनात्मक देखभाल। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। हमें अपने रिश्तों में विश्वास और समझ बनानी चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। फोर्थ, आध्यात्मिक देखभाल। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने जीवन का उद्देश्य समझना, आंतरिक शांति पाना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। यह किसी भी व्यक्ति के धर्म, विश्वास या जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हो सकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति से जुड़ाव जैसे कार्यों की आवश्यकता होती है। कोवे कहते हैं कि अगर हम अपनी आरी को नियमित रूप से तेज नहीं करते तो हम अपने जीवन में थकावट और निराशा महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा हमारे काम और रिश्तों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जब हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी पूर्ण क्षमता से काम नहीं कर पाते। जब हम आरी को तेज करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करते हैं, बल्कि हम अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं। यह आदत हमें हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है और हमें हर पहलू में सफलता की ओर अग्रसर करती है। इस चैप्टर में कोवे ने हमें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी आरी को हमेशा तेज करते रहना चाहिए। यह सिर्फ कामकाजी सफलता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संतुलन और खुशहाली के लिए भी जरूरी है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक देखभाल से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सफल लोगों की 7 आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं और ये हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे मार्गदर्शन देती हैं। अगर आपने इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाया तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से द बुक माइक को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस ना करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कमेंट में भी बताएं। आगे भी हम आपके लिए और शानदार किताबों की समरी लाएंगे, तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।